हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे भाषा पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम बच्चों को भाषा पढ़ा सकते हैं। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जाना था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, इसका किस तरीके से यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। आज का जो लेक्चर है वो हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट स्टिल उसके बेस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टॉपिक हम जरूर देखेंगे। और जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक से सारे कवर कर लिए गए हैं, इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2 में, जहां आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस मिल जाएंगे। इन लेक्चर्स को देखकर आप सीटेट में लैंग्वेज की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आते हैं आज के लेक्चर पे, जिसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम बच्चों को लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम 8 मेथड या 8 अप्रोचेस या 8 तरीके देखने वाले हैं जिसका यूज करके हम बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन, फिर डायरेक्ट मेथड, फिर ऑटोलिंगुअल, फिर कम्युनिकेटिव, नेचुरल, स्ट्रक्चरल, इंटरेक्टिव एंड होल लैंग्वेज अप्रोच। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको किसी भी मेथड पे या अप्रोच के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, हमें नाम से तो पता चल रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन आखिर है क्या। जिस किसी भी भाषा का ग्रामर का यूज करके उसका अनुवाद करवा के जब हम बच्चों को वो भाषा सिखाएं, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बच्चे को जो लिटरेचर हम पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे को प्रोफिशिएंट बनाना, अव्वल बनाना, उसमें उसकी दक्षता को इम्प्रूव करना, दक्षता विकसित करना, ही इसका मकसद होता है। अब देखिए, जैसे हम मान लीजिए हम इंग्लिश बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, तो इसका हम ग्रामर का यूज करके कि किस तरीके से हम हिंदी में, बच्चे की मातृभाषा मान लीजिए हिंदी है, तो उसका ग्रामर ट्रांसलेशन करवा के हम इंग्लिश सिखा सकते हैं। वो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। ऑब्वियसली जब हम हिंदी बच्चे की मातृभाषा है और इसको हम इंग्लिश सिखाते हैं बच्चे को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो उसकी मदर टंग होती है उसी को हम उसके ग्रामर में ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। तो ये क्लासिकल मेथड है जो हर बार यूज किया जाता है, काफी सदियों से इसका यूज किया जा रहा है। इसे इसलिए क्लासिकल मेथड भी हम कहते हैं, जिसका सबसे पहले यूज किया जाता था बच्चे को भाषा सिखाने के लिए। इसमें बेसिकली बच्चे को हम जो भी टेक्स्ट पढ़ाते हैं वो टेक्स्ट बच्चे को वर्ड टू वर्ड उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है जो बच्चा सीख रहा होता है, जिसके जरिए बच्चा काफी ग्रामेटिकल रूल्स, वोकैबुलरी, ये सब चीजें याद कर पाता है। वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई। हिंदी बच्चे को आती है, हिंदी में कोई टेक्स्ट अगर हम देंगे, बच्चा उसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो इसके जरिए बच्चा इंग्लिश अच्छे से सीख पाएगा। ये होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके बाद है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो बच्चा लैंग्वेज सीखना चाह रहा है, टारगेट लैंग्वेज जो है, मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, तो बच्चे को हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करवाते हैं। यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी रहती है बच्चे को कम्युनिकेशन करवाना, बजाय कि उसकी एक्यूरेसी चेक करना, जो जनरली स्कूल में यूज भी होता है। अगर आप नोटिस करेंगे नर्सरी में या प्राइमरी क्लास में बच्चे की इंग्लिश पे इतनी कमांड तो होती नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड के जरिए उन्हें इंग्लिश सिखाई जाती है। जब बच्चे को हम कहते हैं कि बेटा इंग्लिश में बात करो, तो जब हम उसे ये कहते हैं कि ना कि आप इंग्लिश में बात करो, तो बच्चा चाहे कैसे ही इंग्लिश बोले, लेकिन वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है। वो होता है डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम बच्चे को जो भी भाषा सिखाना चाह रहे हैं, हम उसे डायरेक्टली सिखाते हैं, बिना उसकी मदर टंग को यूज करे। वो होता है डायरेक्ट मेथड। इसके बाद है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड नाम से ही पता चल रहा है, जब बच्चा भाषा को सुनता है और फिर उसे सीखता है, वो कहलाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब चाहे इसमें हम नॉर्मल कम्युनिकेशन डालें, जैसे कि टीचर जब बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है, गाइड करती है, कम्युनिकेट करती है, वो ऑडियो लिंगुअल मेथड है। उसमें जब बच्चा टीचर्स को सुनता है, तो उनमें जो वर्ड्स उनको लगते हैं न्यू है और जो उन्हें लर्न हो जाएंगे इजीली, वो वर्ड्स सेंटेंसेस बच्चा कैच कर लेता है, होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें हम ऑडियो टेप्स का, रिकॉर्डर्स का भी यूज कर सकते हैं बच्चे को भाषा सिखाने के लिए। मान लीजिए इंग्लिश का कोई ऑडियो बच्चे को हम सुनाएं, तो उसे सुनकर भी बच्चा भाषा सीख सकता है, क्योंकि बच्चा जो भी टीचर ने बोला, रिकॉर्डर में बोला गया, बच्चा उसे रिपीट करता है। तो बच्चा उसे रिपीट करेगा, भले ही उसे मतलब ना समझ आए या मतलब समझ आए, लेकिन उसके पीछे क्या ग्रामर मेथड यूज किया गया वो ना समझ आए, स्टिल बच्चा वो भाषा सीख लेता है। तो इस तरीके से ऑडियो लिंगुअल मेथड का यूज किया जाता है। इसके बाद है कम्युनिकेटिव मेथड। कम्युनिकेटिव मेथड हमें पता है कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो बेसिकली बच्चे को जो भी चीज हम सिखाते हैं, समझाते हैं, तब अगर हम इंग्लिश में बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या टारगेट लैंग्वेज में हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बच्चा उस भाषा को सीख जाएगा।
वो होता है कम्युनिकेटिव मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे को ग्रामर के स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं रखते हैं, बल्कि उसके साथ हम उसे ये भी बताते हैं कि किस तरीके से वो उस भाषा का, उस ग्रामर का, स्ट्रक्चर का कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जो भी रियल सिचुएशन है उसमें उसका यूज कर सकता है। तो बेसिकली कम्युनिकेटिव मेथड के दौरान हम बच्चे को ये तो बताते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रामर, वोकैबुलरी, क्या इसमें रूल यूज किया गया, क्या फॉर्मूला यूज किया गया ग्रामर का, वो हम उसे बताते हैं, लेकिन साथ के साथ हम उसे ये भी बताते हैं कि उसे किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसको कम्युनिकेशन में यूज करना है, वो कहलाता है कम्युनिकेटिव मेथड। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड, ये नेचुरल अप्रोच। देखिए, अगर आपने स्टीफन क्रेशन का जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का थ्योरी है उसका लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपने देखा होगा उसमें नेचुरल हाइपोथेसिस आया है, और जो नेचुरल हाइपोथेसिस स्टीफन क्रेशन ने बात करी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, ये बिल्कुल वही चीज है। बच्चे को एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाए, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए, जहां बच्चा टारगेट लैंग्वेज में इंटरेस्ट के साथ सीख सके, क्योंकि बच्चे को जब हम उसे नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे, जिस तरीके से वो अपनी मदर टंग सीखता है, उसी तरीके से जब हम उसे टारगेट लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो उसे अच्छे से और इजीली सीख पाएगा। इसलिए बच्चे को एक इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ उसे फ्री एनवायरनमेंट भी दिया जाए, ताकि बच्चा एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर टारगेट लैंग्वेज सीख सके। वो होता है नेचुरल अप्रोच। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो स्टीफन क्रेशन ने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कहा है। देखिए, कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसको देखने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.telebytes.in, जहां आपको कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां पे सीटेट के 2 पेपर देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लैश मॉक टेस्ट जिसमें 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट की हर एक टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए वो यहाँ पे बताया गया है। मेरा सजेशन रहेगा आप पहले टॉपिक वाइज मॉक ट्राई करिएगा, ताकि हर एक टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए वो आपको पता चले। फिर फुल फ्लैश मॉक टेस्ट ट्राई करिएगा ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप हो सके। इन दोनों मॉक को आप जरूर ट्राई करिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चारों पेपर में, मतलब कि पेपर 1 पेपर 2 में 2 लैंग्वेजेस आती है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको इसका एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें 8 मेथड्स यूज हैं, और ये 8 के 8 मेथड ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इसमें ग्रामर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, और वो सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स के बेस पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल मेथड है क्या। देखिए, स्ट्रक्चरल मेथड कुछ नहीं है, यहाँ पे बेसिकली हम ये बताते हैं बच्चे को कि जो भी लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है उसमें सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। एंड ऑब्वियसली हर लैंग्वेज का एक सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने का अपना स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, एक सीक्वेंस फॉलो होता है, पैटर्न फॉलो होता है कि किस तरीके से हम शब्दों को, अक्षरों को मिला के शब्द बना सकते हैं, शब्दों को मिला के सेंटेंस बना सकते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है हर लैंग्वेज में स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता है, यानी कि किस तरीके से ग्रामर यूज हो रही है वो कहलाती है स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए, अगर हम किसी भी भाषा के स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करें तो इसमें बेसिकली ये चीजें आती हैं। फोनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स। ये 6 के 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं किसी भी ग्रामर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो। तो स्टार्ट करते हैं हम फोनोलॉजी से। फोनोलॉजी बेसिकली क्या होता है, किसी भी भाषा में जो अक्षर यूज किए जा रहे हैं, अक्षरों का योग, अक्षरों का जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें किस तरीके से आवाज आ रही है बोलते वक्त, वो फोनोलॉजी कहलाता है। जैसे कि अगर हम ये कहें ABCD, तो हम इसे किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारे गले से आवाज कहाँ से निकल रही है, किस तरीके से निकल रही है, वो है फोनोलॉजी। जैसे अ आ इ ई क ख ग घ ङ, अगर हम हिंदी की बात करें तो हमारे का क ख ग घ ङ बोलने के लिए कंठ से आवाज निकल रही है। तो ये हो गया फोनोलॉजी की सबसे छोटा अक्षर, जैसे क ख ग, ये सबसे छोटे अक्षर हैं, इनकी आवाज कहाँ से निकल रही है, उनकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है, वो फोनोलॉजी कहलाती है। जब हम इस चीज की स्टडी करने लगे कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किस तरीके से है, किस तरीके से हम उसे बोल रहे हैं, वो फोनोलॉजी कहलाता है। और किसी भी अक्षर का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई फिनिम्स कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस हो सकता है पेपर में मिल जाए, क्योंकि ये फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें हम ये देख लेते हैं फोनोलॉजी जो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए, जो फोनोलॉजी है अभी हम देख चुके हैं कि किसी भी भाषा की ध्वनि के विज्ञान को जब उसका हम
स्टडी करते हैं, उसका जब हम पढ़ते हैं वो फोनोलॉजी कहलाता है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है फोनेटिक्स, एक है फोनोमिक्स। फोनेटिक्स तो होता है कि किस तरीके से हम अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, वो होता है फोनेटिक्स, जिसे आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है अकॉस्टिक्स, एक है ऑडिटरी, एक है आर्टिकुलरी। अकॉस्टिक तो होता है प्रॉपर्टीज, जो भी हम बोल रहे हैं उसका पिच कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो हम साइंस में पढ़ते हैं। तो बेसिकली भाषा का जो वैज्ञानिक रूप है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी पिच कितनी है, वो कहलाते हैं काउस्टिक, जिसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो काउस्टिक कहलाता है। फिर है ऑडिटरी। ऑडिटरी यानी कि हम किस तरीके से भाषा को या ध्वनि को सुन रहे हैं, वो होता है ऑडिटरी। और आर्टिकुलेटरी होता है कि हम किस तरीके से भाषा का उच्चारण कर रहे हैं, भाषा को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, वो कहलाता है आर्टिकुलेटरी। तो ये तो हो गया फोनेटिक्स के बाद। अब है फोनीमिक्स। फोनीमिक्स होता है कि किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं, वो कहलाता है फोनीमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा पेपर में। फोनोलॉजी की बात हम कर चुके हैं, इसके बाद आएगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता है शब्द संरचना। अभी हमने बात करी थी कि किस तरीके से अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन होता है, अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी यानी शब्दों का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। देखिए, जो भी वर्ड हम बोलते हैं उसको बोलने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी, यानी शब्द किस तरीके से बन रहे हैं, शब्दों की रचना किस तरीके से होती है, वो इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहलाती है। कोई भी शब्द है उसका सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई मॉर्फेम्स कहलाती है, जिसे हिंदी में हम रूपीम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ कुछ अक्षर लिए हैं, जैसे हैट, डॉग, लव। ये सारे स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, क्योंकि हम इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते और छोटे शब्दों में। हैट अपने आप में एक शब्द है, अगर इसी में हम ई जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा हेट, लेकिन इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। एच ए टी हैट एक अलग चीज है और ए टी ई एट अलग चीज है। इस तरीके से इसे ब्रेक किया जा सकता है। सबसे छोटे शब्द में जो बनाएगा टूटने के बाद, उसमें हम इसे तोड़ेंगे, वो कहलाएगा मॉर्फीम। लेकिन अभी ये है मॉर्फोलॉजी कि ये शब्द किस तरीके से बना है, शब्द संरचना इसकी कैसी हुई है, वो होगा मॉर्फोलॉजी। ऐसे हिंदी में काफी शब्द हो जाते हैं, जैसे एक है राज और एक महल। राज महल अलग अलग शब्द है, लेकिन जब इसे जोड़ देंगे राजमहल, ये अलग चीज बनेगा। वो है शब्द संरचना कि किस तरीके से शब्दों की संरचना होती है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसके पढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है सिंटेक्स। देखिए, अभी हमने अक्षरों की बात करी थी फोनोलॉजी में, हमने मॉर्फोलॉजी में बात करी थी कि किस तरीके से शब्द बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से वाक्य बनते हैं, वाक्यों की रचना कैसे होती है। यानी कि जब हम शब्दों को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, ध्यान रखना, मीनिंगफुल ऑर्डर में जब हम इन्हें जोड़ते हैं, वो सिंटेक्स कहलाते हैं। देखिए, हर भाषा का एक अपना तरीका है शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने का। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जब ये तीनों जुड़ेंगे तब बनेगा इंग्लिश का एक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसी तरीके से हिंदी में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। इस तरीके से हिंदी का अपना अलग पैटर्न है, अलग स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हर भाषा का अपना पैटर्न, अपना स्ट्रक्चर है, जिसे हम वाक्य बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम सिंटेक्स या वाक्य रचना कहते हैं। जब हम शब्दों को, ध्यान रखना, शब्दों को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में जोड़ते हैं, वो सिंटेक्स कहलाता है। तो इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस हम जब बनाएंगे, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर रहेंगे, अलग अलग लैंग्वेज के अनुसार वो सिंटेक्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए, जैसे द डॉग विल रन इन दैट फील्ड, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस कैसे बना है, इसमें डिटर्मिनर आया, नाउन आया, टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन, ये सारे ग्रामर है। तो ग्रामर की जो वर्ड्स हैं एक सीक्वेंस में आए हैं, जो इंग्लिश में फिक्स है, वो कहलाता है सिंटेक्स। ध्यान रखना, सिंटेक्स होता है कि किस तरीके से हम वाक्यों को बना रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी होता है कि किस तरीके से शब्दों को बना रहे हैं। जब हम शब्दों की बात करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा, लेकिन जब हम वाक्यों की बात करेंगे वो सिंटेक्स कहलाएगा। इसी तरीके से इसके बाद है सिमेंटिक। सिमेंटिक बिल्कुल वो चीज है कि किस तरीके से हम जो शब्द दिए गए हैं, किस तरीके से जो वाक्य दिए गए हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हर भाषा में हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो उनका मीनिंग भी अलग अलग निकलता है। जैसे कि हिंदी में जो हम मुहावरा बोलते हैं और जो इंग्लिश में बोलते हैं, दोनों भाषाएं अलग है, तो मुहावरा बोलना भी अलग है, लेकिन कई बार मीनिंग उनका सेम निकलता है। तो हम भाषा के अनुसार किस तरीके से लिखे गए वाक्य का या शब्द का अर्थ निकालते हैं, वो कहलाता है सिमेंटिक। तो सिमेंटिक मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से मीनिंग हम किसी भी लैंग्वेज में जो हम शब्द या वर्ड पढ़ते हैं, उसका हम जब मीनिंग निकालते हैं, वो सिमेंटिक कहलाता है। चाहे वर्ड हो, फ्रेज हो या कोई सेंटेंस हो, उसका मीनिंग निकालना सिमेंटिक कहलाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, इसमें आ सकती है एंटोनिम्स, अपोजिट यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। इसमें एक ही वर्ड होता है लेकिन उसके कई मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कैन, CAN, कैन,
लेकिन इसके दो मीनिंग होते हैं। इसी तरीके से ह्यूमर है, रिडल से पहेलियां भी कई बार ट्विस्टेड होती है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। फिगरेटिव लैंग्वेज जैसे कि हम कहते हैं ना मुहावरे, कहावतें, वो सारी अलग अलग मीनिंग प्रेजेंट करती है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इसी तरह से डेक्टिक वर्ड्स होते हैं जैसे कि काल्पनिक शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो हमने इस्तेमाल किए हैं लेकिन हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, वो होते हैं डेक्टिक वर्ड्स। अगर हम इसका क्रिस में देखें तो अर्थपूर्ण यानी सिमेंटिक मतलब क्या होगा कि जो भी भाषा हम यूज कर रहे हैं उसके जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है, चाहे वो मुहावरा हो चाहे वो कहावत हो, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है उस भाषा के अकॉर्डिंग, वो सिमेंटिक कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, शेरलॉक सो द मैन यूजिंग बायनोक्यूलर्स। यहाँ पे ही सेम सेंटेंस लिखा गया लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है। शर्लॉक सो द मैन यूजिंग बायनोक्यूलर्स। देखिए सेंटेंस सेम है लेकिन इसका मीनिंग किस तरीके से निकल रहा है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उसका मीनिंग निकाल रहे हैं। बेशक से लैंग्वेज सेम है, सेंटेंस सेम है, लेकिन हम किस तरीके से मीनिंग निकाले वो कहलाता है सिमेंटिक। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स बेसिकली मतलब होता है कि किस तरीके से भाषा का यूज किया जा रहा है। मतलब कि अगर हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, किसी भी भाषा की बात करें, जिस एरिया में, जिस कम्युनिटी में वो भाषा यूज हो रही है उसमें किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है भाषा का, वो कहलाता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक्स मतलब प्रैक्टिकल यूज ऑफ एनी लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक मतलब होगा कि किस तरीके से भाषा का प्रयोग करके हम अपने आइडियाज को, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ये तो बात हुई 6 ऐसे एलिमेंट्स की या कंपोनेंट्स की जो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम देखते हैं जिसके बेस पे ग्रामर बनी होती है। अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से उनका अर्थ निकाला जाता है, उसके बेस पे पूरा ग्रामर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, वो होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब हम बात कर लेते हैं इंटरेक्टिव अप्रोच की। इंटरेक्टिव अप्रोच भी एक अलग अप्रोच है जिसका प्रयोग करके बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। बेसिकली हम बात करते हैं वार्तालाप की कि किस तरीके से स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ, टीचर्स बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ध्यान रखना, जब बच्चों का इंटरेक्शन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो, यानी कि बच्चा कुछ सीखना चाह रहा हो, वो इंटरेक्टिव अप्रोच कहलाएगी। जैसे टीचर्स कभी गेम्स करवाते हैं, गेम्स, एक्टिविटीज, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीजें हैं जिसमें इंटरेक्टिव अप्रोच यूज की जाती है। यानी बच्चे आपस में या टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, वो होते हैं इंटरेक्टिव अप्रोच। इसी के साथ है होल लैंग्वेज अप्रोच, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हम करते हैं एंड इसका पेपर में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होती है? बेसिकली जब हम बच्चे को नेचुरली पढ़ने और लिखने की परमिशन देते हैं, यानी कि जब हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि बच्चा पढ़ना और लिखना सीख जाए और बच्चे को पढ़ने और लिखने में मजा आने लगे, वो होल लैंग्वेज अप्रोच कहलाती है। बेसिकली यहाँ पे लिखते वक्त टीचर्स बच्चों को डिस्कवरी करने के लिए कहती है कि किस तरीके से जो चीज वो सोच रहे हैं उसे किस तरीके से वो और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से उसे डिस्कवर कर सकते हैं, किस तरीके से वो और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आइडियाज को, वो होल लैंग्वेज अप्रोच होती है। मतलब कि जब मान लीजिए आपने बच्चे को एक पैसेज लिखने के लिए कहा, जब आप उस पैसेज को देखोगे तो आप उसमें बच्चे का आइडिया देखोगे कि कितने अच्छे से बच्चे ने अपने आइडियाज एक्सप्रेस करे हैं, अपने थॉट्स रखे हैं। आप उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं रखेंगे, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें नहीं निकालेंगे, ना स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालेंगे। आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि कितना अच्छा आइडिया बच्चा उसमें प्रेजेंट कर पाया, कितने अच्छे से वो अपने आइडियाज रख पाए। वो होता है होल लैंग्वेज अप्रोच, जिसे अक्सर प्राइमरी क्लास में भी यूज किया जाता है क्योंकि हम यहाँ पे बच्चे को लैंग्वेज सिखाने पे फोकस रखते हैं, ना कि ग्रामर सिखाने पे। इसलिए जब भी बच्चे को पैसेज या लेटर लिखने के लिए कहा जाता है तो हम उसके पैसेज या लेटर पे ही फोकस करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे, मिसस्पेलिंग्स पे फोकस नहीं करते। ये होता है होल लैंग्वेज अप्रोच, यानी पूरी लैंग्वेज को एक साथ देख के कि किस तरीके से बच्चे ने उसमें रिप्रेजेंट किया अपने आप को, वो हम देखते हैं। देखिए ये सारी अप्रोचेज जो हमने डिस्कस करी है सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ना किसी अप्रोच के बेस पे, मेथड के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन सभी को टिप्स पे रखिएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चे का अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ाते वक्त बच्चा अच्छे से मैक्सिमम पार्टिसिपेट करे, तो आप इन चारों अप्रोचेस में से कौन से अप्रोच को यूज करेंगे? स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या इमर्शन मेथड? ऑब्वियसली आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन पे फोकस करेंगे, तो आप कम्युनिकेशन में आप बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, ना कि ग्रामर पे या फिर इसके स्ट्रक्चर पे। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच इज करेक्ट आंसर क्योंकि बच्चे का पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि जो भी लैंग्वेज आप बच्चे को समझाना चाह रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम्पशन पे बेस है, स्ट्रक्चर से, रूल्स पे बेस है, तो कौन सी अप्रोच है ये? कम्युनिकेटिव अप्रोच, इंटरेक्टिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच या इनपुट अप्रोच? ऑब्वियसली जब कोई भी लैंग्वेज की हम बात करें वो स्ट्रक्चर पे बेस है तो वो स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाएगी क्योंकि हर एक लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर है, एक ग्रामर फॉर्मेशन होता है।
तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टीचर ने बच्चों को 5 ग्रुप में डिवाइड किया और उनसे कहा कि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, सिचुएशन दिए गए हैं, इन पे वो डिस्कशन करें। अब कोई भी टॉपिक हो सकता है, यहाँ पे तो इन्होंने रैंडमली लिया है। हम कोई भी टॉपिक लेंगे और बच्चों को उसमें डिस्कशन करने के लिए कहेंगे तो कौन सा मेथड बनेगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच? देखिए बच्चे कर रहे डिस्कशन, डिस्कशन से हमें पता चल गया ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है, यानी कि बच्चा यहाँ पे कम्युनिकेशन करेगा। तो CLT अप्रोच, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इसे हम कहते हैं। ये वाला अप्रोच, ये वाला मेथड बेस्ट होता है जब बच्चों को डिस्कशन करवाना होता है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच, बेसिकली जब हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, वाक्यों को यूज कर रहा है, तो वो किस पे ज्यादा जोर देती है? स्पीच रीडिंग पे, सिर्फ रीडिंग पे, सिर्फ स्पीच पे, या रीडिंग और राइटिंग पे? देखिए यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करें तो स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकस करती है कि किस तरीके से बच्चा रीडिंग कर रहा है और राइटिंग कर रहा है। स्पीच की अगर हम बात करें तो स्पीच ऑटोमेटिकली रीडिंग में कवर हो जाती है। तो इसे हम रीडिंग और राइटिंग पे फोकस रखते हैं जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, एक टीचर है क्लास में जो अपने लर्नर्स को अपने एक्शंस और स्पीच के दौरान जब वो बॉडी मूवमेंट करती है, जैसे मान लीजिए बच्चों को पोएम सिखाई जा रही है, स्टोरी पढ़ाई जा रही है, तो उस टाइम पे टीचर बॉडी मूवमेंट के साथ बच्चों को और अच्छे से एक्शंस के साथ, स्पीच के साथ पढ़ा रही है, तो क्या कहलाएगी ये? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग या कम्युनिकेटिव अप्रोच या प्ले वे मेथड? देखिए ये जो है बॉडी मूवमेंट की बात आ रही है, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब हम एक्शन, स्पीच, बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं तो वो TPR कहलाता है। TPR मतलब कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी बच्चा यहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्स जैसे टीचर कर रही है, करवा रही है, उसके जरिए यहाँ पे सीखेगा। तो ये कहलाता है TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, एक टीचर बच्चों को ओवरऑल लैंग्वेज यूज के लिए अप्रिशिएट करती है, यानी कि जब टीचर ने बच्चे से कोई पैसेज लिखवाया, पैराग्राफ लिखवाया, तो वो स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान देने के बजाय उसके ओवरऑल लैंग्वेज यूज पे, कि बच्चे ने किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया, उस पर फोकस कर रही है। तो टीचर ने कौन सी अप्रोच यूज करी है? स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट या होल लैंग्वेज? देखिए ओवरऑल लैंग्वेज की बात की गई है और यहाँ पे जो स्पेलिंग्स वगैरह थी उसको अवॉइड किया गया, तो टीचर ने यूज किया होल लैंग्वेज अप्रोच, यानी कि पूरी भाषा बच्चे ने किस तरीके से रिप्रेजेंट करी उस पर टीचर ने यहाँ पे फोकस किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है संपूर्ण भाषा उपागम यानी होल लैंग्वेज अप्रोच। देखिए ये हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी आया है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से याद रखना होगा कि कौन सी अप्रोच है और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, या कौन सा उपागम है, कौन सा विधि है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको दोनों भाषाओं में से याद करना होगा। तो संपूर्ण भाषा उपागम यानी कि होल लैंग्वेज अप्रोच के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट, 4 वाक्य लिखे गए इनमें से सबसे कम सत्य कौन सा है? व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल देना। देखो जब भी हम संपूर्ण भाषा उपागम की बात करते हैं तो हम ग्रामर पे फोकस नहीं करते, बच्चा क्या अर्थ दे रहा है उस पैराग्राफ को, पैसेज को लिख के उस पर फोकस करते हैं, यानी ये तो करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना। देखिए जब हम होल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की हम बात नहीं करते, शारीरिक गतिविधियां यानी कि किस तरीके से हम बॉडी मूवमेंट्स के जरिए बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये वाला आंसर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। हम यहाँ पे इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं कि किस तरीके से बच्चों का वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार हम बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के जरिए सिखा रहे हैं, इस पे हम फोकस नहीं करते। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको चारों पेपर्स में या दोनों दोनों लैंग्वेजेस में से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसके कंसेप्ट की नॉलेज अच्छे से बिल्ड करेगा। अब तक के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।